राम राम, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनिया रूहल आपके अपने रिजल्ट गुरु प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फटाफट से सभी बच्चे भाई क्योंकि आज आप लोगों के लिए लेकर आई वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता ही है जो हमारा DSSS-B के जो अभी वैकेंसियां आई हुई है, जिसका अभी 1-1.5 महीने में एग्जाम होने वाला है, उसमें जो हमारा हिंदी का पोर्शन होता है, उस हिंदी के पोर्शन में आपको 20 में से 20 नंबर कैसे लेने हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कम से कम, क्योंकि जो हमारा हिंदी का पोर्शन होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हिंदी है, कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है। लेकिन भाई हिंदी ऐसे ही नहीं होती है। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो हिंदी में एक एक नंबर के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप सोचेंगे इसका ये आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। आंसर कुछ दूसरा होता है। जब आंसर की आती है तब आप ऐसे माथापच्ची करते हो कि एकदम से अरे भाई ये क्या हो गया। ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। आप पेपर में ऐसी गड़बड़ ना करें, उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए कि जो हमारा हिंदी का जो पेपर होता है, जिसमें हमारी जनरल हिंदी आती है, सामान्य जो हिंदी होती है, उसमें भी जो हमारे टॉपिक होते हैं ना, वो हमारे 22-23 टॉपिक होते हैं। जिसमें होता है हमारा वर्ण वाला चैप्टर, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, वर्तनी, संधि, समास, रस, अलंकार और उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। तो इस प्रकार से जो हमारे चैप्टर होते हैं वो 22 चैप्टर होते हैं भाई। और इन 22 चैप्टर में से आपके हर एक चैप्टर तो इसमें आप जितना सारा सिलेबस है, अगर कोई बच्चा अभी बिगिनर है, यानी कि जिसने तैयारी की, कुछ लोग तो अभी तक पढ़ लिया होगा भाई। जो अभी लास्ट टाइम जिनका आया हुआ है और जिनको ये है कि मुझे हिंदी में अपना स्कोर अच्छा करना है, तो उनको है ना मोस्ट इंपोर्टेंट मैं टॉपिक बताने वाली हूँ। 10 से 12 बताऊंगी। 22 में से 10 से 12 अगर आप कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लेसन भी है जो आप इजीली आराम से हैंडल कर सकते हो, जिसमें हमारे मुहावरे की पोक्तियां आ सकती है। तो इसमें जो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा एक वर्ण वाला चैप्टर। वर्ण वाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित हम वर्णमाला कहते हैं। 52 होती है, इसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 4 उसम होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। एक तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। और एक पूछेंगे सघोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। इनमें से इस वर्ण वाले चैप्टर से आप इतनी चीज अच्छे से कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा करना। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है संज्ञा वाले चैप्टर से कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि जिससे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होता है ज्यादातर वो आता है भाववाचक संज्ञा से और समूहवाचक संज्ञा से। ठीक है, व्यक्तिवाचक से कभी नहीं पूछता है। जातिवाचक से पहले पूछता था कि जयचंद्र के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता था, या भी कोई भी मनुष्य या लड़का या लड़की कोई भी एक शब्द रिलेटेड था और पूछते था कौन सी संज्ञा देखने को मिलती है। लेकिन अब एग्जामिनर ने चेंज कर दिया है। अब वो किससे पूछता है? भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा से क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको एक चैप्टर वो होते हैं जो सभी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है एक तो सार्वनामिक और संकेतवाचक सर्वनाम से, और दूसरा आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम से। ये दोनों के दोनों पोर्शन अच्छे से कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद आता है भाई क्रिया वाला चैप्टर, कि जिससे हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसमें से एक तो क्वेश्चन आता है भाई पूर्वकालिक क्रिया से लेकर। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है कि जब 2 क्रियाएं होती है उसके अंतर्गत, जो पहली कंप्लीट करके जब व्यक्ति दूसरी क्रिया को स्टार्ट कर देता है तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाकर घूमने जाता है, तो उसने क्या किया है? पहले खाना खाया और फिर घूमने चला गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और दूसरा आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है कि जब हम अपना काम स्वयं न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे उमा नौकर से दूध मंगवाती है, तो उमा ने क्या किया? खुद काम नहीं किया, किससे मंगवाया है?
तो एक यहाँ से ये 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। विशेषण से ये पूछा जा सकता है कि ये विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया की विशेषता बताए। जैसे उसका कोट पुराना था, कैसा था उसका कोट? पुराना था, तो कोट की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। दूसरी बात आती है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कारक वाले चैप्टर से। यहाँ से जो हमारे कारक होते हैं 8 कारक होते हैं, और इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है भाई वो आता है हमारा अधिकरण कारक से रिलेटेड। कौन सा? अधिकरण कारक से रिलेटेड। अधिकरण कारक वहां पर होता है जहां पर क्रिया का मेन आधार, मेन बेस जहां पर हो वहां पर अधिकरण कारक होता है। मोस्टली क्वेश्चन यही से आता है। अधिकरण की जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको बोलते हैं में या पर। जैसे अभी देखो मेरे सामने मेज है, मेज पर फोन रखा है। कहां पर रखा है फोन? मेज पर। तो फोन का आधार कौन सा हो गया? मेज हो गया भाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, और एक क्वेश्चन आता है आपका कारक वाले चैप्टर में से संप्रदान कारक से रिलेटेड। संप्रदान का मीन्स होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई? संप्रदान कारक होता है। एक क्वेश्चन आपका काल वाले क्वेश्चन में से आ सकता है, जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन सा काल होता है। तो इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन होता है भाई वो होता है वर्तमान काल से रिलेटेड। तो इसमें वो आपको ऑप्शन दे देगा आसनभूत, हेतु, हेतुमत, सामान्य, संदिग्ध, मतलब संभाव्य। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो काल वाले चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। शुद्ध वर्तनी का भी एक चैप्टर आता है, एक क्वेश्चन आता है। कौन सा आता है शुद्ध वर्तनी में से? कि कोई भी एक शब्द दे देंगे तो उसमें से आपको छांटना है कि भाई सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो आप उठाएंगे वहां पर जो शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड या मुहावरे से रिलेटेड जो हमारा ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, लकोक्ति होती है, लिंग होते हैं, वचन होते हैं, ये ऐसे चैप्टर है जिसके आपको बिल्कुल भी डीप में नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाने और उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आप पढ़ लेना, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसा कि मैं यहाँ पर इनको अंडरलाइन कर देती हूँ। ये हो गया वर्तनी वाला चैप्टर हो गया। उसके बाद है भाई उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और वचन। ये ऐसे चैप्टर है जिसपे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो इनका जो सिलेबस है, जो टॉपिक है ये वाले बहुत लेंथी है। क्या पता पेपर में क्या आ जाए, लेकिन हर बार यही होता है कि जो पेपर में लास्ट ईयर आए हुए, जो प्रीवियस पीछे वाले पेपरों में आए हुए हैं, एग्जामिनर वहीं से उनको उठा लेता और उसके एग्जाम में डाल देता है। तो ये वाले चैप्टर आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है और ये क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी भाषा के लिए भी आपको डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर इतना डीप है, इतना गहरा है कि अगर आप 365 दिन भी लगाओगे तब भी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे भाई। लिटरेचर इतना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और उन्हीं में से जो क्वेश्चन आया है, चाहे प्रेमचंद जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, किस दिन इसको स्वीकार किया गया था, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, को कैसे लिखी जाती है, कैसे इसका आविष्कार हुआ, हिंदी भाषा के जनक कौन माने जाते हैं हिंदी व्याकरण के। तो ये चीजें आप थोड़ी नॉर्मल सी पढ़ लेना प्रीवियस ईयर के थ्रू ही, ये भी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हम पीछे वाले क्वेश्चन थे, मैं वो बता रही जो आपको डीप पढ़ने हैं। यहाँ तक हो गए थे। उसके बाद आता है संधि, समास, रस और अलंकार। एक क्वेश्चन रस से, एक अलंकार से, एक संधि से, एक समास से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो इनको तो आपको क्या करना पड़ेगा? डीपली पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर आप इस बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपकी टिप्स पर हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में कोई भी आगे जो एग्जाम होंगे उन एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप चूकोगे नहीं, यानी कि भूल नहीं करोगे, अच्छे से आंसर करोगे। संधि में क्या है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जहां पर स्वर का स्वर के साथ मेल हो जाता है, व्यंजन संधि जहां पर व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो जाता है, विसर्ग संधि जो हमारी विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए वहां पर हो तो संधि होती है। समास आते हैं, रस आते हैं। रस क्या होते हैं? काव्य को पढ़कर जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तो वहां पर हम रसों का प्रयोग मानते हैं। रस हमारे 11 होते हैं, इनके स्थायी भाव 9 होते हैं। 4 इसके अंग होते हैं, स्थायी भाव, भाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये इसके अंग होते हैं। किसके? रस के। उसके बाद आती है अलंकारों की बात
कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। सिर्फ इतना याद रख लेना, बाकी के जो सारे बच गए वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत। तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड करके जो मैंने अभी आपके सामने कंप्लीट सिलेबस लिखा है, ऐसे अगर आप आंसर करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, आंसर करोगे, तो गारंटी के साथ कहती हूँ 20 में से आप 18 नंबर या 19 नंबर इजीली कर पाओगे गेन। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आपको कोई भी हमारी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे रिजल्ट गुरु जो टीचिंग एग्जाम है, रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर जाना है। वहां पर हमने एक टॉपिक मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक एक पीडीएफ तैयार कर रखी है, कोर्स तैयार कर रखा है। तो जिस भी बच्चे को वो परचेज करना, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जाकर कॉल कर सकता है। और इस कोर्स से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी आपको कोर्स परचेज करना है, वो आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो ज्यादा देरी ना करते हो, अभी के अभी फोन उठाइए और रिजल्ट गुरु के पास मिला दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के जरिए हमारे जो हमारा ये ग्रुप है, जो हमारा पेज है, इसको फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं अभी ही आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।